नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं नुशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार को थम जाएगा और आखिरी रविवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 160 से ज्यादा इलाकों में प्रचार किया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कल जहांगीरपुरी, स्वरूपनगर, समेपुर, बादली, बखातबरपुर, अलीपुर और नरेला विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं में जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि कूड़े के पहाड़ की सेल्फी ले लो और एमसीडी में केजरीवाल सरकार आने के बाद ये गायब होने लगेंगे। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा से दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं हुआ, लेकिन जेबें साफ हुई और हर गज हर लेंटर पर लाखों रुपये वसूले गए। अरविंद केजरीवाल ने काम करना जानते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बन रही है, फिर दिल्ली को साफ सुथरा व सुंदर शहर बनाएंगे। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 230 सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की 10 बड़ी गारंटी हैं और दिल्ली की सफाई करेंगे, कर्मचारियों का वेतन समय पर देंगे, व्यापारियों का कन्वर्जन टैक्स माफ करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा के 10 फर्जी वीडियो हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मानसिक तौर से दिवालिया हो चुकी है और राघव चड्ढा ने ऑफर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो अस्पताल बनाए हैं उनमें भाजपा के नेताओं का इलाज किया जाएगा, उनका मानसिक संतुलन ठीक किया जाएगा। भाजपा, सपा, कांग्रेस, जेडीयू सहित सभी पार्टियां केवल अरविंद केजरीवाल को गाली देती हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकानों पर अरविंद केजरीवाल ने ताला लगा दिया है और गुजरात और एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार आम आदमी पार्टी जो है प्रचार प्रसार कर रही है और प्रचार प्रसार करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो कूड़े के ढेर है इनकी सेल्फी ले लो क्योंकि जब केजरीवाल की सरकार आएगी, एमसीडी में केजरीवाल सरकार आएगी तो ये कूड़े के ढेर गायब होने लगेंगे। एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक, यानी कि अब बिल्कुल समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और शुक्रवार को ही चुनाव प्रचार का जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा। यानी सीधे सीधे कहें तो गिने चुने 4-5 दिन रह चुके हैं जिसको लेकर चुनाव प्रचार जो है जोरों शोरों पर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कल रविवार यानी कि आखिरी रविवार था चुनाव प्रचार का और उसके अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से 160 चुनाव प्रचार की जो सभाएं थी, जनसभाएं थी, नुक्कड़ नाटक थे, वो किए गए हैं और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें, सभी ने आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि ये भी कहा गया जितनी भी जनसभाएं हुई है कि कूड़े की जो है लगातार सेल्फी ले लिए जाए ताकि आने वाले समय के अंदर ये जो कूड़े के ढेर है वो देखने को नहीं मिलेंगे। यानी सीधा सीधा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि सेल्फी ले लो, यानी कि सीधे सीधे तो कहें तो कहीं ना कहीं जो कूड़े के ढेर है वो आने वाले समय के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाएगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया के माध्यम से भी कहीं ना कहीं यह कहा गया कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं बीमार हो चुकी है और सत्येंद्र जैन के द्वारा जो अस्पताल बनाए गए हैं उनके अंदर भाजपा के लोगों का इलाज किया जाएगा। इस तरीके के जो कहते बयानबाजी है वो भी देखने को मिली और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को भी घेरने की कोशिश की गई। भाजपा की तरफ से बात करें तो भाजपा की तरफ से भी लगातार आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की सरकार बताया जा रहा है। लगातार ये भी कह रहा है आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया जो है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर आ सकते हैं। लगातार कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि कौन उनके लिए बेहतर है, कौन उनके लिए बेहतर नहीं है और इसका स्पष्ट जो है वो सीधा सीधा जवाब जो है वो 4 तारीख को जनता के माध्यम से, वोटों के माध्यम से जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, आखिरी फैसला होता है वो जनता के हाथ में होता है। जिस तरीके से कल एक केस भी सामने आया जहां पर जनता ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया है।
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नरेला विधानसभा की, और नरेला विधानसभा के अंदर कल मनीष सिसोदिया ने के द्वारा जनसभाएं की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए, मगर यहाँ पर बात करें जिस इलाके की गोविंदपुरी इलाके कॉलोनी की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जनता ने जो है वो चुनावों का बहिष्कार किया गया है। और यही चीज हमने कल भी दिखाने की कोशिश की थी कि जनता किस तरीके से नाराज है। उनकी गलियों की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, वो बेहतर नहीं हो पाई है। उसकी शिकायत जो है वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है शरद चौहान जी, उनके से भी कई ना कई बार की जा चुकी है। लिखत जो शिकायत है वो भी दी जा चुकी है, मगर उसका सलूशन जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। मगर भाजपा की नेताओं की बात करें या फिर उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार बार बार कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंच रहे। नरेला के अंदर भी पहुंचे थे, जहां पर वार्ड नंबर 5 की बात करें तो उस जगह पर भी जाकर जनता से यही कहा गया कि आप चुनाव का बहिष्कार नहीं कीजिए, सिर्फ उम्मीदवार को ही चुनिए, यानी कि जो बेहतर उम्मीदवार है उसको चुनिए। और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सही ना कहीं उम्मीद जगती हुई नजर आ रही। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कल नरेला की विधानसभा की बात करें, और जगहों की बात करें, कहते हैं लगातार इलाकों की बात करें तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कहें या फिर कहें जनता को संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की गई है। मगर यहाँ पर चुनाव की बात करें तो चुनाव जब भी आते हैं आखिरी फैसला बिल्कुल जनता का होता है, और जनता ही स्पष्ट करेगी कि किसको बेहतर करना है और किसको रखना है सरकार के अंदर, कौन कुर्सी पर बैठेगा कौन कुर्सी पर नहीं बैठेगा। आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिलता है, मगर आखिरी फैसला अभी भी जनता के हाथ में है। जी राजीव, वहीं बात कर लें जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जोरों शोरों से देखा गया, तो ऐसे में अगर बात जनता की कर ली जाए तो जनता का रुख किस ओर है, चुनावी बयार किस ओर बह रही है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा कल जहांगीरपुरी की बात करें या फिर नरेला की बात करें, इन जगहों पर लगातार चुनाव प्रचार किया गया। दुर्गेश पाठक की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की गई। भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें या फिर कहें और नेताओं की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, मीनाक्षी लेखी की बात करें, सबने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार सरकार बताया जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कूड़े के ढेर को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जनता का रुख किस तरफ है, जनता किसको चुनेगी, ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता का रुझान क्या है, जनता कहीं ना कहीं कुछ हद तक जैसे कहते हैं 50% के करीब आम आदमी पार्टी की तरफ से है और 50% के करीब भाजपा की तरफ है, क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं चौथी बार मौका देने की बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो पहली बार 2017 के अंदर भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ चुकी है, मगर उसके अंदर भी निगम के जो चुनाव थे, यानी कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी की जो बढ़त थी वो देखने को नहीं मिली थी। कुछ ही सीटों से आम आदमी पार्टी को संतुष्ट करना पड़ा था। मगर यहाँ पर बात करें अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 230 से ज्यादा जो है वो सीटें जो है वो निगम के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर आएंगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कहा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप है, जनता किस तरफ देख रही है, जनता का रुझान की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अभी दोनों तरफ बटी हुई है, और शायद 4 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी को सीट मिल पाएगी या फिर कहे भाजपा को, या फिर कहें दोनों को ही मिली जुली सरकार बनाने का मौका मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से कह सकते हैं कुछ सीटें लेके आ सकती है, और भाजपा जो है जो अभी तक दावा कर रही है कि चौथी बार भी वही आएंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है कि अगर जनता के लिए काम नहीं करा तो शायद जनता उनको उखाड़ भी फेंक सकती है। जी राजीव, वही बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी ने जो है स्टार प्रचारकों की लाइन जो है लगा के रख दी एमसीडी चुनाव में। बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो हैं जमीन पर उतारे। बात अगर मुख्यमंत्रियों की कर ली जाए या केंद्रीय मंत्रियों की कर ली जाए तो बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का चेहरा जो है एमसीडी चुनाव में जो है देखने को मिला। तो ऐसे में ये बड़े चेहरे कितनी मदद कर सकते हैं बीजेपी के लिए एमसीडी चुनाव में अपनी सत्ता काबिज करने के लिए? देखिए यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से बात करें भाजपा की तरफ से जो स्टार प्रचारक है, यानी कि सीधे सीधे जेपी नड्डा की बात करें या फिर कहें मनोज तिवारी की बात करें कि मनोज तिवारी है कि सेलिब्रिटी भी रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार जरूर किया जा रहा है। और बार बार ये भी जनता से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना है क्योंकि भ्रष्टाचार की सरकार है, और जो भाजपा है वो चौथी बार भी आएगी, जनता उनको ही चुनकर लेके आएगी। मगर
यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के अच्छा है, कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए थे कि 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा की सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं काम क्यों नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि काम क्यों नहीं किया गया है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से कूड़े के जो बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए गए हैं, उसको खत्म करने के लिए अभी तक भाजपा की तरफ से 15 साल तक निगम के अंदर रहने के बाद भी उनको खत्म नहीं किया गया, सिर्फ कम करने की बात की गई है। यहाँ पर और बात करें निगम कर्मचारियों की बात करें तो उनको समय पर सैलरी नहीं मिलती है। भाजपा की तरफ से यह कहा जाता है कि दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं देती थी, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता था कि पहले पैसे हम देते थे बिल्कुल, और भाजपा के बड़े नेता उनको नहीं देते थे। मगर यहाँ पर जब तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया, उसके बाद भी एक साल का लंबा समय मिला था, मगर तब भी भाजपा के द्वारा कोई बड़े काम नहीं किए गए। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की जा रही है। जो सफाई कर्मचारियों की बात करें तो सफाई कर्मचारी पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान है। शायद आने वाले समय के अंदर अगर कोई भी सरकार आती है तो शायद उनका सलूशन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर निगम कर्मचारी की बात करें तो निगम कर्मचारी कहीं ना कहीं अपनी सैलरी को लेकर, पेंशन को लेकर या फिर कहे पक्का कराने को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, एमसीडी चुनाव में सबसे हॉट सीट अभी तक कौन सी बनी हुई है और कौन कौन सी सीटें किस किस पार्टी के लिए चुनौती बन सकती हैं? देखिए, बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जो पाड़गंज वार्ड की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया था और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सीट आएगी। मगर यहाँ पर बात करें, पहले जो निगम पार्षद रहे थे वो भी भाजपा की तरफ से रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी मजबूत स्तंभ है, तो भाजपा भी उसी सीट को खोना नहीं चाहता है। तो लगातार कुछ ऐसी जगहें हैं, करोल बाग की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके की देखने को जगह मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से दावा कर रही है और भाजपा की तरफ पहले से निगम पार्षद रहे हैं। तो इस तरीके की जो है हॉट सीट जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो भाजपा की रही है और भाजपा के हाथ से अब वो सीट शायद निकलती हुई नजर आ रही है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, हर इलाके की बात करें, हर गलियों की बात करें, कूड़े के ढेर जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो है वो समय पर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको कहना पड़ता है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ये रोया जाता है। मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर से कहीं ना कहीं बीमार भी होती नजर आती है और कहीं ना कहीं परेशान भी होती नजर आती है। मगर लगातार कोई भी सरकार आए, चाहे वो भाजपा की आए या फिर आम आदमी पार्टी की आए, उनको समझना होगा कि जनता के लिए आए हैं तो जनता के लिए ही काम करना होगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और ऐसे में सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर अक्सर भाजपा नेताओं का बयान सामने आता रहता है। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अब भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रण करना अब काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है और भाजपा नेता ने कहा कि अगर भारत को तेजी से विकास करना है तो इस पर कानून बनाना ही होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चीन ने एक बच्चे की नीति लागू कर जनसंख्या को नियंत्रित किया और विकास हासिल किया। आगे उन्होंने कहा कि चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। तो हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे? आगे भाजपा नेता ने कहा कि बिल को धर्म या संप्रदाय के चश्मे से न देखते हुए सभी पर लागू किया जाना चाहिए और जो इसका पालन नहीं करते उन्हें सरकारी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पालन नहीं करता है उसका वोटिंग अधिकार भी लिया जाना चाहिए और गिरिराज ने इससे पहले लव जिहाद पर कानून बनाने की भी मांग कर चुके हैं। श्रद्धा हत्याकांड मामले के पूरे राज खुलने के बाद भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने इसे लव जिहाद से जोड़ दिया था और गिरिराज भी इसको लेकर नए सिरे से राज्य सरकारों को सोचने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की भी मांग की है। और पूरे देश से लोग आए हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक दलों का इस जंतर मंतर पर मैंने देखा है। जब अनिल जी कह रहे थे कि कोई मंत्री जी के सामने, तो मैं मन ही मन सोच रहा था ये राष्ट्रभक्त के दीवाने हैं, इसीलिए अनिल जी की बातों को मान रहे हैं। ये राजनीति के दीवाने होते तो शायद नहीं मान पाते।
मैं भी जब जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर कदम से कदम मिलाने का निर्णय लिया, मैं भी लगभग 2005-06 से ये महसूस करने लगा कि अगर देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता बचेगी, न देश की एकता बचेगी, न देश का विकास हो पाएगा। चाइना बगल में देश है जिसे आज लोग समृद्ध देश कहते हैं। 1978 में के पहले चाइना का जीडीपी भारत के जीडीपी से कम था, लेकिन आज चाइना हमसे समृद्ध हुआ। क्या हुआ? 1979 में चाइना ने एक वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। मैं टीवी देखता हूं तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, एक देश में एक बैरिस्टर है, पेशे से वो जिन्ना के थीम पर चलते हैं। वो कह रहे थे, एक तरफ तो कहते हो कि यूथ डिविडेंट है, दूसरे तरफ चाइना आज 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की फिर से बात की है। अगर ये सफल होता तो चाइना में 2 चाइल्ड क्यों आता? मैंने सुन करके मुझे आश्चर्य। संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बढ़ती जनसंख्या को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने चिंता व्यक्त की है, तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार पूरी जानकारी। कि गिरिराज सिंह ने कल एक बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा, इसको लेकर कानून बनना चाहिए, क्योंकि विकास तो हो रहा है लेकिन जमीनी विकास जो माना जाए वो नहीं हो पा रहा है। इसके लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया कि आने वाले समय में हमको। तो आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गिरिराज सिंह का जो है उन्होंने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अगर हमें विकास चाहिए तो जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है और ऐसे में सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर अक्सर भाजपा नेताओं का बयान सामने आता रहता है। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अब भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करना अब काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। भाजपा नेता ने कहा कि अगर भारत को तेजी से विकास करना है तो इस पर कानून बनाना ही होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चीन ने एक बच्चे की नीति लागू कर जनसंख्या को नियंत्रित किया था और विकास हासिल किया था। आगे उन्होंने कहा कि चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं जबकि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं, तो हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे। आगे भाजपा नेता ने कहा कि बिल को धर्म या संप्रदाय के चश्मे से न देखते हुए सभी पर कानून किया जाना चाहिए और जो इसका पालन नहीं करते उन्हें सरकारी लाभ भी नहीं दिया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उनका वोटिंग अधिकार भी उनसे छीन लिया जाना चाहिए और गिरिराज सिंह इससे पहले लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग भी कर चुके हैं। श्रद्धा हत्याकांड मामले के पूरे राज खुलने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने इसे लव जिहाद से जोड़ा। गिरिराज भी इसको लेकर नए सिरे से राज्य सरकारों को सोचने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बिहार सरकार से लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है और ऐसे में सरकार के द्वारा इसे रोकने की कई तरह की जागरूकता अभियान भी सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं।
तो इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। जी बिल्कुल निशा जी, गिरिराज सिंह ने कहा कि लगातार मैं 2005 से इसको कानून लाने का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसको लेकर एक कानून बनना चाहिए। अगर जो कानून का पालन नहीं करता उसका सरकारी जॉब या कोई भी मताधिकार उसका प्रयोग ना कर पाए, क्योंकि इसको लेकर खुद गिरिराज सिंह ने एक मुहिम छेड़ा है। क्योंकि जंतर मंतर पर कल उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि इसको लेकर कानून बनना चाहिए। क्योंकि सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं, आने वाले शीतकालीन सत्र में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कानून को पास किया जाए, क्योंकि ये हमारे बल्कि हमारे लिए पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि बात कर लेंगे इससे। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर यानी कि आज आगरा आएंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वे यहां तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी मैनपुरी से आगरा आएंगे। वो करीब 2 घंटे आगरा में रहेंगे और 3 बजे वो कार्यक्रम स्थल तारघर मैदान पहुंचेंगे, जहां आगरा को कई योजनाओं का तोहफा वो देंगे। निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को काफी अहम माना जा रहा है। उनके आगमन को लेकर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर निगम की कई टीमें साफ सफाई कर शहर को चमकाने में लगी हैं। डीएम नवनीत चहल खुद व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। प्रबुद्धजन कार्यक्रम में 10 की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। और शहर के अलावा देहात से मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। देहात क्षेत्र से लोगों के आवागमन के लिए बसें लगाई गई हैं। निकाय चुनाव के चलते नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सभासद पद की दावेदारी कर रहे टिकटार्थियों अपने अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और तारघर मैदान को जाने वाले मार्गों पर मुख्यमंत्री के स्वागत में होर्डिंग्स लगाने की पार्टीजनों में होड़ मची हुई है। तारघर मैदान की बाउंड्री वाल के किनारे 100 से अधिक होल्डिंग्स लगाए गए हैं और वहीं सड़क मार्गों पर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं। संगठन के अलावा जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने होल्डिंग्स लगवाकर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर यानी कि कल आगरा पहुंचेंगे। कल दोपहर बाद वो आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे तारघर मैदान बीएसएनएल ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां पर आने के बाद में 8 से 10 हज़ार लोगों की जनसभा को वो यहां संबोधित भी करेंगे। संबोधन के दौरान यहां लगभग 521 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण करेंगे, जिसमें आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो भूमिगत स्टेशन है वो भी शामिल है। इसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं बैठने की, आपको दिखाते हैं ये स्टेज है जहाँ योगी आदित्यनाथ जहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे और लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों की यहाँ पर इस पंडाल में बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और अभी भी यहाँ पर तमाम आला अधिकारी इस जगह का जायजा ले रहे हैं, किस तरह की यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं, इस तरह का पूरा यहाँ पर जायजा लगातार लिया जा रहा है। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, ANB न्यूज़ आगरा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से मेरे सहयोगी जावेद खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान आज क्या क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल निशा, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंच रहे हैं और उनके बिल्कुल लगातार प्रशासन में जुटा हुआ है। लगभग 3 बजे योगी आदित्यनाथ आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे तारघर मैदान बीएसएनएल ग्राउंड पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर यानी कि आज आगरा आएंगे और उनके आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वे यहां तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी मैनपुरी से आगरा आएंगे। वो करीब 2 घंटे आगरा में रहेंगे। 3 बजे वो कार्यक्रम स्थल तारघर मैदान पहुंचेंगे और यहां आगरा को कई योजनाओं का तोहफा देंगे। निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को काफी अहम माना जा रहा है। उनके आगमन को लेकर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा है।
तो लगातार हमारे साथ जावेद खान हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जावेद, आज आगरा दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। इस दौरान आज पूरा शेड्यूल उनका क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम आज आगरा में होने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल निशा जी, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ लगभग 3 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से वो सीधे जो तालघर मैदान है बीएसएनएल ग्राउंड वहां पहुंचेंगे। वहां एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन है जहां वो उसमें आयोजित जो सम्मेलन किया गया है उसमें शिरकत करेंगे और इसी दौरान वो यहाँ पर लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जावेद, वही बात कर लें, जिस तरीके से आपने कहा कि काफी परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है, एक बार उन योजनाओं का जिक्र भी कर दीजिए जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। जिस तरह से आपको बता दें जो लोकार्पण होने वाला है, जैसे आगरा रेलवे मध्य परियोजना है उसका जो भूमिगत स्टेशन है उसका भी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। और जिस तरह से जो तमाम तहसील है आगरा में लगभग लगातार जो तहसील है जैसे फतेहाबाद तहसील है, खैरागढ़ है, केवड़ी है, इस्मातपुर तहसील है, यहाँ पर भी तमाम परियोजना है जिनका के यहाँ पर लोकार्पण योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। चलिए जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की नेतृत्व वाली राज्य सरकार आम लोगों और किसानों की सरकार है और हमारी सरकार सभी फैसले लोकहित में ही करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। ये जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, पंजाब सरकार किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देगी। धालीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों को पराली जलाने के लिए जारी रेड नोटिस मामले को वापस लेने के हुक्म जारी कर दिए हैं और इस संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय संस्थान राष्ट्रीय हरित अधिकरण की हिदायतों पर 4 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए पत्र में पराली जलाने के मामले में संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर के विरुद्ध लाल इंदराज करने आदि हुक्मों को वापस ले लिया गया है और इस संबंधी समूह अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। धालीवाल ने बताया कि जमीनों के रिकॉर्ड में लाल इंदराज होना राज्य के किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि लाल इंदराज होने से किसान लोन, सरकारी सुविधाएं और सब्सिडियां आदि लेने से वंचित हो जाता है। कृषि मंत्री ने किसानों को पराली के प्रबंध के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में पराली या अन्य फसलों के अवशेष को जलाने के बाद होने वाले नुकसान से बचने के उपायों के सम्मुख बेहतर ढंग अपनाने की कोशिशों में सरकार का साथ देना अति आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है और इस संबंधित अनिवार्य रूप से कदम उठाने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आम लोगों और किसानों की सरकार है और हमारी सरकार सभी फैसले लोकहित में करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। आपको बता दें ये जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देगी। धालीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों को पराली जलाने के लिए जारी रेड नोटिस मामले को वापस लेने के हुक्म जारी कर दिए हैं और इस संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय संस्थान राष्ट्रीय हरित अधिकरण की हिदायतों पर 4 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए पत्र में पराली जलाने के मामले में संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर के विरुद्ध लाल इंदराज करने आदि हुक्मों को वापस ले लिया गया है और इस संबंधित समूह अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। धालीवाल ने बताया कि जमीनों के रिकॉर्ड में लाल इंदराज होना राज्य के किसानों के हित में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि लाल इंदराज होने से किसान लोन, सरकारी सुविधाएं और सब्सिडियां आदि लेने से वंचित हो जाता है। कृषि मंत्री ने किसानों को पराली के प्रबंध के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में पराली या अन्य फसलों के अवशेष जलाने के बाद होने वाले नुकसान से बचने के उपायों के सम्मुख बेहतर ढंग से अपनाने की कोशिश सरकार का साथ देना अति आवश्यक हो गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पराली जलाने के लिए जारी रेड नोटिस मामले को वापस लेने के हुक्म जो है कृषि मंत्री ने दे दिए हैं, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी।
आज देखिए सीधे तौर पर बात करें तो जब हमेशा से ये बात करता है, जब पराली जलनी शुरू होती है तो पंजाब सरकार की तरफ से हिदायतें होती हैं किसानों को कि पराली ना जलाए, पर अगर उसके बावजूद भी किसान पराली जलाता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले फाइन लगाया जाता है और उसके बाद भी अगर किसान पराली जलाता है तो उसके हम कह सकते हैं कि उनके जो एरिया है, जो उसकी जमीन है, उसके जो फाइल है सरकारी रिकॉर्ड में, उसमें एक लाल लकीर लगा दी जाती है, या फिर हम कहेंगे रेड एंट्री कर दी जाती है। इस रेड एंट्री का नुकसान क्या है आप बता दें। इस रेड एंट्री के मतलब होता है कि किसान कोई भी सरकारी भी नहीं ले सकता, मतलब कि जो सरकारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बिजली को लेकर उनको सब्सिडी आती है वो मिलना बंद हो जाएगी, पानी को लेकर सब्सिडी वो मिलना बंद हो जाएगी, जो भी कॉर्पोरेट लोन्स मिलने होते हैं वो बंद हो जाएगी, जो भी सरकारी फैसिलिटीज होती है वो पूरी तरह से किसान के लिए बंद हो जाएगी। और इसको लेके हम कह सकते हैं कि इस बार दो तरफा अगर हम कहें कि असर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस बार जो रेड नोटिस जारी किए गए ये सारे अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए, क्योंकि इस बार खुद मान सरकार ने माना है कि वो नाकाम रहे थे किसान को पराली जलाने से रोकने के लिए, और उनकी तरफ से किसी भी तरह के अगर हम कहें कि ये बात कही गई थी कि वो किसी तरह की भी हम कहें कि फाइन या किसी तरह का भी उनके ऊपर लाल लकीर नहीं लगाई जाएगी। पर उसके बावजूद भी पूरे पंजाब में ऐसे कई केसेस सामने आए जहां पे किसानों के एरिया को रेड एंट्री कर दी गई, किसानों की जमीनों में रेड एंट्री मार्क कर दी गई, जिसके बाद वो किसी भी तरह की लोन फैसिलिटी होगी हो या भी कोई भी सरकारी सब्सिडी हो उसका अगर हम इस्तेमाल करने से वंचित रह जाएंगे। इसको लेके हम कह सकते हैं किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तरफ से भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, और खुद पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वहां पहुंचे तो उनके बाद उन्होंने बकायदा इस ऑर्डर को कैंसिल करने के अगर हम कह सकते हैं कि उनको नोटिस दिखाया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो उस समय तो उन्होंने अपना धरना उठा लिया, पर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। हम कह सकते हैं कल खुद हम कह सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अब किसानों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि एक बार जब किसी भी किसान की जमीन रेड एंट्री कर दी जाती है तो वो जिंदगी भर के लिए वंचित कर दिया जाता है। तो अब ये स्टेप वापस लिया गया, तो इससे हम कह सकते हैं किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। क्या किसान जिस तरीके से लगातार धरना दे रहे थे, इसकी डर की वजह से ये जो रेड नोटिस है इसे वापस लिया गया है? जी बिल्कुल, अगर हम कहें कि किसान नेताओं के द्वारा और जो किसानों के द्वारा धरना दिया गया है, बिल्कुल उसी के चलते ही हम क्या कदम उठाया गया था। मान सरकार शुरू में चीज कहती हुई नजर आई कि हम किसी भी किसान के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे पराली जलाने को लेकर, और इस बार हम कह सकते हैं पराली ज्यादा जली इसी चक्कर में, क्योंकि किसी तरह का मेजर अगर हम कहें कि ऑर्डर पंजाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, पर क्योंकि अधिकारियों को ऑर्डर्स आए हुए हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, सेंट्रल सरकार के ऑर्डर्स हैं, जब उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है जो भी पराली जलाते हैं तो उसकी तरफ से ये बेसिक कार्रवाई की गई। सभी जिलों के डीसी की तरफ से कार्रवाई की गई, अधिकारियों का आ गया कि आपके एरिया में जो पराली जला रहे हैं उनके एरिया में रेड एंट्री मार्क कर दी जाए और उनके ऊपर रेड लाइन या फिर रेड नोटिस उनको भेज दिया जाए। इसी चीज को देखते हुए अब किसानों ने अपना धरना शुरू किया था कि पूरे पंजाब में ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए थे, बहुत सारे किसान अब किसी भी तरह की सरकारी सुविधा से वंचित हो जाते, इसलिए सभी किसानों ने मिलकर प्रदर्शन शुरू किया और इसका असर अब हमें फाइनली देखने को मिला कि सरकार ने किसानों की बात मान ली और जो रेड नोटिस जारी किए गए थे उन सभी को कैंसिल करने के ऑर्डर दे दिए। अमित, वही बात अगर कृषि मंत्री की कर ली जाए तो इस पूरे मामले में कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है? देखिए, कुलदीप सिंह धालीवाल की हम बात करें तो उन्होंने चीज बिल्कुल ये माना है कि किसानों के साथ हम साथ खड़ी है, मान सरकार और आम आदमी सरकार उनके साथ खड़ी है और जहां तक हो सके हम उनकी मदद करेंगे। और एक बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने इस नोटिस को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये चीज कहा, उन्होंने चीज बिल्कुल साफ तौर पर दर्शा दी है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। हाँ, ये ऑर्डर्स उनकी सरकार की तरफ से नहीं दिए गए, उन्होंने चीज में स्पष्टीकरण दिया कि रेड एंट्रीज करने के ऑर्डर पंजाब सरकार की तरफ से नहीं दिए, क्योंकि पंजाब सरकार ये ऑलरेडी मान चुकी है कि इस बात कई कारणों से वो किसानों को पराली जलाने से रोक नहीं पाई, ना ही पराली ना जलाने के लिए अगर हम एक मुआवजा देने का था वो प्रोवाइड कर पाई। तो इसलिए उन्होंने इस बार अपनी गलती मानी और कोशिश किया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, पर उनकी तरफ से किसी भी तरह का नोटिस नहीं है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि मान सरकार किसी भी तरह की हम कहें कि शिकायत नहीं कर रही है, किसी तरह के भी फाइन या कुछ नहीं लगाया जाएगा, जिसके बावजूद भी ये कार्रवाई हुई। तो इस चीज को उन्होंने अपना रूल बैक स्टेप दिखाया है, वो बाकायदा पहुंचे हैं, उन्होंने चाहा कि हम ये स्टेप वापस लेते हैं और जिन्होंने अधिकारियों ने लिया है उनकी तरफ से माफी मांग के बाकायदा ये स्टेप रोल बैक लेते हैं। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
हिमाचल में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने सभी कैंडिडेट्स से फीडबैक लेगी। पार्टी इस बैठक में प्रत्याशियों से चुनाव और उसके बाद के हालात पर चर्चा करेगी। कांग्रेस पार्टी पहले ही सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों के साथ ऐसी मीटिंग कर चुकी है। भाजपा की विधानसभा चुनाव के लिए गठित अलग अलग कमेटियों की मीटिंग पिछले दिनों परवाणु में हुई थी। इसमें समितियों से उनका फीडबैक लिया गया था। समिति मेंबरों की ओर से आए सुझावों पर पार्टी ने अमल करने का आश्वासन दिया था। अब पार्टी सीधे प्रत्याशियों से चुनाव के अनुभव जानना चाहती है। चुनाव के दौरान उन्हें किस तरह की दिक्कतें पेश आई, ये भी पूछा जाएगा। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का मानना है कि जनता के रुझान और उत्साह से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जनता ने विकास के नाम पर मुहर लगाई है। पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर नया रिवाज बनाएगी और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार स्थापित होगी। तो आपको बता दें कि हिमाचल में बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें वो कैंडिडेट्स का फीडबैक लेगी कि चुनाव के दौरान उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। तो हिमाचल में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने सभी कैंडिडेट्स से फीडबैक लेगी और पार्टी इस बैठक में प्रत्याशियों से चुनाव और उसके बाद के हालात पर चर्चा करेगी। कांग्रेस पार्टी पहले ही 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों के साथ ऐसी मीटिंग कर चुकी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का फीडबैक लेने वाली है और इसके लिए एक मीटिंग जो है बुलाई जाने वाली है, तो किस दिन ये मीटिंग बुलाई जानी है, एक बार इस पूरी जानकारी। आप जिस व्यक्ति तो आपको बता दें कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का फीडबैक लेने वाली है। हिमाचल में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने सभी कैंडिडेट्स का फीडबैक लेगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बीजेपी कैंडिडेट्स का फीडबैक लेने वाली है और एक मीटिंग इसके लिए बुलाई जानी है, तो कब ये मीटिंग बुलाई जानी है, एक बार पूरी जानकारी। जी निशा, अभी फिलहाल जो भाजपा के जितने भी नेता हैं फिलहाल एमसीडी चुनाव में दिल्ली में व्यस्त है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर की डेट जो है निश्चित की गई है, क्योंकि 8 को मतगणना होनी है, परिणाम आने। तो ऐसे में 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ये रिव्यू बैठक लेंगे और इसमें जो है वोट परसेंटेज, किस बूथ पर कितना किस प्रत्याशी को वोट पड़ा उसके ऊपर भी रिव्यू करेंगे और उसके आधार पर जो मिशन रिपीट है उसमें किस तरह का जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर अपना जो प्लान है, अपनी जो रणनीति आगे की, वो बनाएंगे। जी निशा। टीना जी, अगर बात कर ली जाए एग्जिट पोल की, क्योंकि एग्जैक्ट पोल तो 8 दिसंबर को आ ही जाएंगी, अगर बात एग्जिट पोल की कर ली जाए तो क्या लग रहा है, कहां पर चुनावी बयार जो है बहती हुई दिख रही है इस वक्त? हिमाचल में क्या स्थिति बनी है चुनाव के बाद? जी देखिए, बिल्कुल अभी इलेक्शन के बाद थोड़ी थोड़ी स्थिति जो क्लियर हुई थी उसमें साफ तौर पे लग रहा था कि रुझान अभी कांग्रेस के पक्ष में है। हालांकि पूरा का पूरा तो ये तभी साफ हो पाएगा जब 8 तारीख को मतगणना होगी, परिणाम सामने आएंगे। हालांकि दोनों ही पक्ष, कांग्रेस है चाहे भाजपा है, दोनों अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस का कहना है कि 50 से अधिक वो सीटें इस बार जीतेगी, वहीं भाजपा भी दावा कर रही है कि 44 सीटें वो जीतकर अपना जो मिशन रिपीट है वो सफल बनाएगी। तो ऐसे में हालांकि हमें चुनाव परिणाम का इंतजार भी करना होगा, लेकिन फिलहाल जो अभी अगर फीडबैक की बात करें, जिस तरह कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का फीडबैक लिया था उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो बहुमत है और स्पष्ट बहुमत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के फेवर में अभी तक जा रहा था। हालांकि अभी किसकी सरकार हिमाचल में बनेगी इसके लिए तो अभी 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। जी निशा। वही टीना जी, अगर बात कर ली जाए, कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। कहा था कि चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक कांग्रेस नजर ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, उनका ये बयान उस वक्त आया था जब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि अगर हमारे एमएलए जीत कर आते हैं तो खरीद फरोख्त जो भाजपा, जिसमें महारत, जिसको भाजपा महारत हासिल है, भाजपा खरीद फरोख्त कर सकती है हिमाचल में भी एमएलए की, तो उसको लेकर कांग्रेस ने एक बयान दिया था और उसके ऊपर जो कांग्रेस के जो हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने बैठक भी ली थी प्रत्याशियों की और आगामी जो रणनीति है वो भी बनाई थी कि किस तरह से
अगर जीत होती है एमएलए की, जो नए एमएलए जीत कर आएंगे उन्हें सुरक्षित स्थान पर जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक ले जाने की बात कही गई थी। तो उसी के ऊपर जो जयराम ठाकुर ने तंज कसा था कि कांग्रेस इस तरह की जो हरकतें कर रही है उसका अपने ही एमएलए पे विश्वास नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जिस तरह कह रही है कि वो सरकार बनाएगी, पहले उसके लिए उन्हें जीत कराना होगा। तो उन्होंने तंज कसा था कि जीत तो सरकार बनाना काफी दूर की बात है, लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार खुद को बता रहे हैं, वो इस चुनाव में हार का सामना कर रहे हैं। जी टीना जी, जिस तरीके से 8 दिसंबर को जो है रिजल्ट्स आने हैं, तो ऐसे में मतगणना को लेकर क्या क्या तैयारियां हो चुकी है, किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतगणना स्थल पर, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी देखिए, स्ट्रॉन्ग रूम्स जहाँ जहाँ भी बने हैं वहाँ पे अभी इसकी भी जो प्रैक्टिस है वो जो कर्मचारियों के साथ जो रिहर्सल अभ्यास है वो कराया जा रहा है। और उसके अलावा जो कर्मचारी उनको तुरंत जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई उनके अलावा अगर उनसे इनकेस वो नहीं पहुंच पाते आपात स्थिति में, तो दूसरे कर्मचारियों को भी तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मतगणना स्थल पर हर तरह के जो पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम है और काउंटिंग की जिस तरह से जब शुरू होगी उसके अलावा 11 बजे तक आप देखेंगे कि रुझान साफ होने लगेंगे। तो उसमें तमाम तरह के जितने इंतजाम निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जाने हैं उनको लेकर रोज के रोज जो मतगणना जो चुनाव आयोग है वो मीटिंग्स भी ले रहा है और कर्मचारियों को निर्देश भी दे रहा है। जी टीना जी, चुनाव के बाद क्या कोई इस तरीके का हंगामा हिमाचल में देखा गया, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से या निर्दलीयों की तरफ से, कोई हंगामा चुनाव के बाद हिमाचल में देखा गया हो? चुनावों के बाद हालांकि एक तरह की खामोशी छा गई थी, लेकिन सिर्फ ईवीएम पे जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और जो लोग हैं, क्योंकि खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, विरोधियों की बात चल रही थी, भीतरघात की बात चल रही थी, छोटी छोटी बहुत सारी जो विरोध है वो सामने आए हैं, लेकिन जो बड़ा बवाल अगर जिसको कहें ऐसा कुछ भी सामने अभी तक नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस का भी यही कहना है कि जिस दिन मतगणना के परिणाम जब सामने आएंगे मतगणना के बाद, तो भाजपा में जो है सिर्फ टॉगल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भीतरघात का सबसे ज्यादा अगर हम इस वक्त कहें कि भीतरघात और विरोधियों का सबसे ज्यादा सामना इस वक्त भाजपा को करना पड़ रहा था, क्योंकि सत्तारूढ़ दल वो भी हुई था। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है। हालांकि छुटपुट आरोप और जुबानी जंग की अगर हम बात करें, उसके अलावा कोई बड़ा बवाल हिमाचल में फिलहाल देखने को नहीं मिला है। जी टीना जी, ये दोनों ही पार्टियां अपने लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या मान रही है, किस सीट पर इन्हें सबसे बड़ी चुनौती लग रही है और वो कौन से मुद्दे हैं जो ये अपने लिए सबसे बड़ी चुनौतियां मान रहे हैं? जी देखिए, जिस चुनावों के ये विधानसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हुई, उससे पहले से अगर हम हिमाचल की बात करें तो ओपीएस एक बड़ा मामला उभर कर सामने आया था। कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे थे। उसके अलावा बागवानी थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे। और जब संकल्प पत्र भाजपा का आया था और कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, तो कांग्रेस ने बाजी मारते हुए ओपीएस देने की मांग की बात की है। 10 दिनों के अंदर अगर उनकी सरकार आती है, ओपीएस बहाल करने की मांग की है, बागवानी आयोग बनाने की मांग की है, 5 लाख रोजगार की बात की है, तमाम तरह के महिलाओं के लिए दावे किए गए हैं। उसी तरह भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा ने ओपीएस को एड्रेस नहीं किया है और एक तरह से सीधी चुनौती कर्मचारियों को भाजपा ने दी थी कि हम आपके बगैर इस बार ये जो चुनाव है ये लड़के दिखाएंगे, क्योंकि कर्मचारी लगातार विरोध में थे भाजपा के और लगातार ओपीएस की मांग कर रहे थे। तो ये तमाम ये बड़े मुद्दे थे, क्योंकि कर्मचारी जो हिमाचल में है एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो उनको माना जाता है कि वो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा कारक जो रहता है वो कर्मचारी रहता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने उनको बुलाया, उनको उनके साथ जो ओपीएस था उसको बहाल करने की मांग की। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो मुद्दे थे, इनको महंगाई थी, बेरोजगारी थी, हालांकि भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में 8 लाख रोजगार देने की बात की है, महिलाओं को स्कूटी देने की बात की है। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो लोगों में जो एक अंडरकरेंट नाराजगी थी वो भाजपा के लिए कि आपने जो एडजस्ट लोग चाह रहे थे मुद्दे, जिनको लोग चाह रहे थे कि वो अपने संकल्प पत्र में बताएं, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया था। तो फिलहाल तो अभी कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल कर्मचारियों ने बना रखा था। तो फिलहाल तो 8 दिसंबर का वेट करना होगा कि किसके पक्ष में ये माहौल जाता है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक बार फिर अनुच्छेद 370 का रोना रोते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी भाजपा ने हमसे छीना है, पीडीपी उसे सूद समेत वापस लाएगी। कल श्रीनगर में शेर कश्मीर म्युनिसिपल पार्क में पीडीपी की युवा
इकाई के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर को भारत के साथ इसके संविधान ने जोड़ रखा था, लेकिन भाजपा ने इसे नष्ट कर दिया। ये हिंदुस्तान सिर्फ भाजपा का नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर मसले को हल करना ही होगा और जब तक इसे हल नहीं किया जाएगा तब तक आप चाहे जितनी मर्जी फौज कश्मीर में भेज दें, यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ शांति नहीं होगी। 5 अगस्त सन 2019 के बाद आज पहली बार कश्मीर में पीडीपी की युवा इकाई का कोई सार्वजनिक तौर पर सम्मेलन हुआ है, जिसमें पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये हिंदुस्तान सिर्फ भाजपा का नहीं है, इस देश में करोड़ों की तादाद में मुस्लिम व अन्य लोग भी रहते हैं। जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी, नेहरू, अब्दुल कलाम और आजाद जैसे नेताओं के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था, इसके साथ विलय किया था और उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी को भी सहारा और उन्हें एक काबिल नेता करार दिया। आगे उन्होंने कहा कि हम भारत को भाजपा की विचारधारा और एजेंडे का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 370 पर महबूबा मुफ्ती ने जो अपना बयान दिया है उस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 370 पर महबूबा मुफ्ती ने अपना रोना रोते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो हमसे छीना, पीडीपी उसे सूद समेत वापस लेगी। बिल्कुल, देखिए महबूबा मुफ्ती एक बार फिर 370 पर अपना रोना रो रही है। हालांकि उनको ये भी समझना चाहिए कि 370 को वापस लाने के लिए जो सांसदों की संख्या है उसका होना भी जरूरी है और ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ लोगों को बरगला रही हैं। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल महबूबा मुफ्ती ने शेर कश्मीर में जो स्टेडियम है वहां पर एक रैली की थी और पहली बार वहां पर वो युवाओं के साथ उन्होंने बातचीत की और कहीं ना कहीं जो उनका एक युवाओं से ये भी कहना था कि आप विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा भाग लें ताकि जो उनके अधिकार है वो उसको उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए जो मुख्य हथियार है युवाओं को बनाया जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो रही है, तो इसको लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए। भाजपा का हिंदुस्तान नहीं है, हम अगर ज्यादा संख्या में चुनाव में हिस्सा लेंगे तो भाजपा को एक करारा जवाब दे सकते हैं। हम अपनी सरकार बनाकर 370 को वापस ला सकते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को समझना होगा कि 370 आप वापस लाना शायद ही कभी आ पाएगा, क्योंकि 370 के लिए जो आंकड़े चाहिए संसद के अंदर वो आंकड़े ला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लोगों को बहला रही हैं लोकतांत्रिक रास्ता। हालांकि जो इनके एक युवा लीडर थे वाहिद पारा, वो भी कहा जाए जेल से बाहर है, उनको उन्होंने भी इस रैली में भाग लिया और कहा कि उन्होंने भी यही कहा कि युवा जो है वो बंदूक छोड़कर लोकतांत्रिक रास्ता जो है उसको अख्तियार करे, ताकि जो युवा है उसी की बल पर हम लोग फिर से सरकार को खड़ी करके और भाजपा जवाब दे सकते हैं। भाजपा ने 370 छोड़कर हमारे साथ अन्याय किया है। हम एक पूर्ण राज्य थे लेकिन हमें यूटी बना दिया गया। बहुत सी बातें महबूबा मुफ्ती ने कही, लेकिन कहीं ना कहीं 370 का रोना उन्होंने जरूर बीच में रोया।
रविंद्र, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए महबूबा मुफ्ती 370 को सिर्फ जो है एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 28 नवंबर यानी कि आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम पश्चात रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपैड से दोपहर 12:40 पर हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दुर्ग से शाम 4 बजे रायपुर वापस लौट जाएंगे। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम में आज शामिल होंगे और इस दौरान वो लोगों से रूबरू होंगे और आज दुर्ग में भी उनका एक कार्यक्रम है जहां पर वो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तमाम तरीके के कार्यक्रम जो है लगातार सीएम भूपेश बघेल द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होना है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले विधानसभा का चुनाव होना है, तो इन सबको देखते हुए काफ़ी अहम ये कार्यक्रम माने जा रहे हैं। लगातार सीएम भूपेश बघेल जो है लगातार कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे भेंट मुलाकात कार्यक्रम की बात कर लें, चाहे किसी भी कार्यक्रम की बात कर लें, तो काफ़ी अहम ये कार्यक्रम माने जा रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम बघेल आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान समारोह में जो है शामिल होने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास स्थान में ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में 2007 को 28 नवंबर को ही घोषित कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निश्चित तौर पे ये जो उपलब्धि है ये हर एक छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं उनकी एक सबसे बड़ी पहल रही है और बड़ी सबसे बड़ी मांग रही है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने घोषित कर दिया था। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ीवाद को जो बढ़ावा देने वाली की जो कला की बात अगर की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ी की जो प्रचलित परंपरागत है उसको लेकर के सामने आने की जो बात कही जा रही है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पहल के तहत की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो एक अलग से लोगों के अंदर या फिर यहाँ के आमजन या फिर बात करें यूथ की, तो लगभग हर एक की जुबान पे छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के एक अलग से परंपरा चली आ रही है। इसके साथ अगर नाथ जो अमेरिका है उसकी बात की जाए तो वहां भी लगभग हर एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ी को लेकर के एक सोसाइटी बनाई हुई है जहां छत्तीसगढ़ी में बात करने की जो परंपरा है वो भी लगातार जारी। तो हमारे निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ी को लेकर के एक अलग से यहाँ एक मुहिम भी चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ी वाद को लेकर के ये कई सारी ऐसी जो युवाओं के बीच में या फिर आमजनों के बीच में जो बात की जाती है वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ी में की जाती है और छत्तीसगढ़ी वाद और छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रचलित जो उल्लेख है उसको भी किया जा रहा है। खासतौर से एक बात निकल कर और सामने आती है कि यहाँ से जो छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई की जो घोषणा है अभी हाल ही में घोषित कर दी गई है, जहाँ लगभग आत्मानंद स्कूल से लेकर के अगर इंग्लिश मीडियम में भी अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो निश्चित तौर पर उसको छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करना बेहद आवश्यक रहेगा अगर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में ये प्रचलित कर दी गई है। जी अखिलेश, आज दुर्ग में भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। दुर्ग में किस किस कार्यक्रम में वो आज शिरकत करने वाले हैं, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होंगे। आज मुख्यमंत्री निवास में ही छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात दुर्ग भिलाई के जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे। इसके अलावा साथ साथ जो भेंट मुलाकात का जो दौर चल रहा है उसकी समीक्षा बैठक लेने के लिए भी राजनांदगांव जो जिले है उसमें तत्परता से दिखाई पड़ेंगे और निश्चित तौर पे जो समीक्षा बैठक है उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी आज परेड भी लगाई जाएगी और साथ ही साथ अगर आमजन की समस्या को निराकरण नहीं करती है तो तत्कालिक ऐसे IAS अफसर हो या कर्मचारी हो जिनके ऊपर गाज गिरने की भी संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें भी आ रही है जिससे भेंट मुलाकात का जो दौर चल रहा है
उसके बाद से ही आमजन की जो समस्या है वो अब तक के निपटारा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आमजन सीधा संपर्क कर रहे हैं और इसकी शिकायत सीधा मुख्यमंत्री से करते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी ये भी निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है और जिसके तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो गिरने की संभावना तत्कालिक दिख रही है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।